एशिया कप हुआ ख़त्म और विनर बनी श्रीलंका। कल मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान और श्रीलंका ने पाकिस्तान को किया आउट क्लास अपनी हर तरीके की परफॉर्मेंस से, फील्डिंग से, बॉलिंग से एंड ऑफ कोर्स बैटिंग से। पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जाने वाली डिफेंसिव सोच की वजह से श्रीलंका ने इजीली पाकिस्तान को डिफीट किया फाइनल के मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीत के किया बॉलिंग का फैसला। तो उस वक्त लग रहा था शायद पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन जब पाकिस्तान के बॉलर्स ग्राउंड के अंदर आए और उन्होंने अपनी बॉलिंग करना शुरू की और बहुत आउट क्लास बॉलिंग करना शुरू की और विद इन 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने 5 प्लेयर जो है श्रीलंका के आउट कर दिए। लेकिन वहाँ पर आई पैथेटिक डिफेंसिव कैप्टनसी बाबर आजम की जानिब से कि उन्होंने बिल्कुल उनको पूरे मौके दिए श्रीलंका को रन्स बनाने के लिए। बिकॉज अगर आप मोहम्मद नवाज को अपना बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएं, उसके बाद उससे 1 ओवर करवाएं और उसके बाद फिर आप उसको बोलें कि हमारा दिन अच्छा नहीं था, इट इज़ यूजलेस। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही। आप एक बंदे को लेके गए हैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर और उसने पूरे एशिया कप के अंदर आउट क्लास बॉलिंग की है, बिल्कुल माइंडफुल बॉलिंग की है। जहाँ ज़रूरत पड़ी लेंथ देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ी लेंथ खींच लेते हैं, उस तरीके की बॉलिंग करते हैं। तो आप उसको बॉलिंग नहीं करा, आपने उसको आखिरी ओवर्स के अंदर लेकर आए, 15वें ओवर के अंदर आप उसको लेकर आए, उसने वहाँ बॉल किया, 3 रन दिए, फिर आपने बोला ओके थैंक यू, आपका काम हो गया, आप जाएँ, मैं किसी और से ओवर करवा लूंगा जो कि मेरे को 20-25 रन देंगे, 3 रन तो मुझे नहीं देने। और आपने मोहम्मद हसनैन को ओवर दिया जिन्होंने 4 ओवर के अंदर 44 रन दिए। आप हसनैन के 2 ओवर रोक सकते थे, नवाज को अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करवा सकते थे। आपको शायद थ्रेड ये था कि भनुष्का राजापक्षा जो खेल रहे हैं वो नवाज को हिट कर सकते हैं। तो नवाज उसने तो हर किसी को हिट किया। आप रिस्क ही नहीं ले रहे, आप डिफेंसिव कैप्टनसी से गए कि आपने 60 प्लस के ऊपर 5 आउट करने के बाद उनके आपने 170 रन बनवा दिए। सो इस तरीके की कैप्टनसी आप नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप बैटिंग करने के लिए आए सो वहाँ पर अप्रोच देखी कि रिजवान ने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया कि बाबर आजम हिट करने के लिए गए और फिर वो एक बैड लक कह लें उनके लिए कि वो उन्होंने फील्डर को बिल्कुल फाउंड किया। लेकिन रिजवान को भी अब यहाँ देखना पड़ेगा कि वो इस तरीके की इनिंग खेलेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। आधे से ज़्यादा दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं रिजवान और बाबर की जो जोड़ी है ओपनिंग की पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड सिलेक्शन है उनकी बात समझ में नहीं आती कि ये जोड़ी क्यों फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि दोनों जब पावर प्ले में खेलते हैं तो ये दोनों बहुत स्लो हो जाते हैं कि वहाँ पे जो 6 ओवर एडवांटेज होता है वो आप नहीं ले पाते। अगर हम जाएँ 2019 की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के अंदर जहाँ पर सारा ब्लेम गया हसन अली को, उसने कैच ड्रॉप किया था, लेकिन अगर आप देखा जाए वहाँ पे भी आधा मैच आप अपने पावर प्ले की वजह से हारे थे, क्योंकि वहाँ पर बाबर और रिजवान ने बहुत स्लो क्रिकेट खेली थी। स्लो क्रिकेट आप इस दौर में नहीं खेल सकते जहाँ पर टीम्स 6 ओवर के अंदर 60-70 रन बनाने जाती हैं। आप वहाँ पर 30-40 रन बनाकर आगे नहीं चल सकते। आप कल 49 पे 55 बना के गए जिस बिल्कुल यूजलेस है। आप मोहम्मद रिजवान ने कल 49 बॉलों के ऊपर 55 रन स्कोर किए हैं, जिसमें देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी इनिंग की वो बॉलें खेल गए हैं, लेकिन आधी इनिंग के रन स्कोर नहीं किए। वो सिंगल डबल कर रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बड़े हिट मारने की कोशिश की वो वहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर तो आपका है ही नहीं और आप उसको बिल्कुल वो आपका दोबारा एक्सपोज हुआ, जिससे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। खुशदिल शाह किस मेरिट पर खेल रहे हैं मुझे नहीं समझ में मिडिल ऑर्डर की, जो कि कल बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है फाइनल के अंदर और उसके बाद वो हमेशा ही एक्सपोज होता आ रहा है, कोई खास रन स्कोर नहीं किए। तो मैं खुशदिल शाह की अगर आपसे बात करूँ तो किस मेरिट पर खुशदिल शाह खेल रहे हैं, ना कि उनकी पिछली परफॉर्मेंसेज है, ना उनके अब परफॉर्म हो रहा है। आसिफ अली ने कुछ मैचेस के अंदर 6 मारे हैं जिनकी जब रिक्वायर्ड थी उनको सही उन्होंने मारे हैं, कुछ इनिंग्स में परफॉर्म करके दिया है, लेकिन इफ्तिखार की भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही। जबकि जब आपके पास इतना टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो बेंच पे बैठा हुआ है, हैदर अली आप उसको चांस नहीं दे रहे, आप शान मसूद को लेकर नहीं आ रहे, आपके पास शुएब मलिक इतना अच्छा ऑलराउंडर बैठा हुआ है, आप उसको नहीं खिला रहे। आप पता नहीं कौन सी मेंटलिटी से जा रहे हैं, बिल्कुल सेल्फिश सिलेक्शन हो रही है, सेल्फिश क्रिकेट हो रही है। आप फ़खर जमान को नंबर 3 पर लेकर आए, फ़खर जमान नंबर 3 पे कैसे खेलेगा, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हमारे सो कॉल्ड सिलेक्टर को कि फ़खर जमान स्लॉगर है, वो आके मारता है। फ़खर जमान बैट्समैन नहीं है कि वो टाइम करेगा, सिंगल डबल रोटेट करेगा। आप किसी भी टीम को ले लें, जितने भी तीसरे नंबर पर बैट्समैन आते हैं वो लेंथी इनिंग खेलने वाले होते हैं, वो एक प्रॉपर सीधे बैट से खेलने वाले होते हैं। इवन वो विराट कोहली हो, अगर ओडीआई के अंदर बाबर आजम हो, वो भी सीधे बैट से खेलते हैं। केन विलियमसन हो, या जितने भी टॉप रेटेड होते हैं वो सारे तीसरे नंबर पर खेलने वाले प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, ना कि स्लॉगर। आपने एक स्लॉगर के उसका 6 ओवर का पावर प्ले ले लिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप जाएं 6 ओवर के बाद आप हिट करें। जब वो हिट करने जाता तो उसको बाउंड्री रॉब के ऊपर 5 फील्डर मिलते हैं, समहाउ कभी ना कभी फील्डर को
फाउंड कर लेता है तो वो फिर आप उसको ना खिलाएं। इससे बेहतर है आप किसी ऐसे बंदे को खिलाएं जो स्ट्राइक प्रॉपर बैट्समैन हो तीसरे नंबर पर, अगर आपको सेल्फिश क्रिकेट खेलनी है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी कि रिजवान और बाबर आजम साथ ओपन नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये दोनों ओपन नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लिए हार्मफुल है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जब आपके अपोनेंट टीम्स जो हैं वो जाकर अच्छे खासे रन आपको पावर प्ले में बनाएंगी तो फिर आप वहाँ पे 30-40 रन के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की विकेट के ऊपर ज़्यादातर बॉलर्स जो है ना आगे बॉल करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर बाबर जो है अपनी कवर ड्राइव्स वगैरह मार कर रन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो कामयाब भी होंगे। लेकिन जब आप देखकर नोट करें पिछले एशिया कप के अंदर रिजवान जो है आगे वाली बॉल के ऊपर बल्ला छोड़ देते हैं, वो आगे ऐसे शॉट खेलते हैं कि अपना पूरा बॉडी वेट जो है बैट के ऊपर होता है, तो वो हाथ में देके आउट हो जाएंगे या फिर वो विकेट कीपर के पास कोर्ट बिहाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसा प्लेयर जो आपको चाहिए ओपन के अंदर, आप उसको फ़खर जमान को ओपन कराएं, आप शान मसूद को लाके ओपन कराएं या फिर आप शर्जील को लेकर आए ओपन करने के लिए। ये दोनों एक साथ ओपन नहीं कर सकते। नंबर 3 पर आपको बाबर को लाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर इफ्तिखार की बात करें, इफ्तिखार की जगह आप शुएब मलिक को लेकर आए, कोशिल की जगह आप हैदर अली को लेकर आए, ये आपकी टीम बनेगी। लेकिन एक बात जो फ़ायदेमंद पाकिस्तान के लिए हुई है इस एशिया कप के अंदर, शाहीन की गैर मौजूदगी के अंदर भी नसीम शाह और दूसरे बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, वो खुलकर सामने आए। सो आपका बॉलिंग अटैक जो है बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है 5 बॉलर को लेकर, जो जिनके साथ आप इजीली जा सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी आपके वर्ल्ड कप में अवेलेबल होंगे, नसीम शाह आपके साथ हो जाएंगे, तीसरा बॉलर आप हारिस रऊफ को रख सकते हैं, नवाज को आप डेफिनेटली लेके जाएंगे लेफ्ट आर्म बॉलर, उसके बाद शादाब आपके लेगी हो जाएंगे। फिर आप अपने फ़हीम अशरफ को अगर अपना रखना चाहें तो आपका चौथा बॉलर फ़हीम अशरफ भी खेल सकते, छठा बॉलर आपका फ़हीम अशरफ भी खेल सकता है। तो आप इस टीम को देखना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ अगर बात करूँ तो बाबर को कैप्टनसी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आज उसको ये बात होते हुए करीब 2 साल हो गए हैं, बाबर कैप्टनसी सीख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कैप्टनसी बाबर की तरफ से नहीं आ रही है। लेकिन कोई भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स की वाली मूव नहीं करते हुए नज़र आते हैं हमारे को। वो एक इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बॉबल नवाज को ऊपर भेजा था वो एक बोल्ड मूव था और जो कि कामयाब भी हुआ था। मुझे नहीं लगा कि वो शायद बाबर आजम ने लिया या टीम मैनेजमेंट ने लिया, लेकिन यहाँ पर एक सोचना पड़ेगा, अगर बाबर से कैप्टनसी नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 चीज़ें एक साथ चलाएं, आप स्टेप डाउन हो जाएं। शादाब पीछे अच्छी कैप्टनसी करते हैं, ये हमने देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर भी वो करते हुए आए हैं। सो इस चीज़ को पाकिस्तान टीम सिलेक्शन को समझना पड़ेगा। इस टीम में बहुत सारे चेंजेस की गुंजाइश है, सरफराज अहमद की गुंजाइश बनती है, शुएब मलिक की बनती है, शान मसूद की भी जगह बनती है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान अली आगा हैं, बड़ी हिट मारते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, उनकी भी ज़रूरत बनती है इस टीम के अंदर। बॉलिंग अटैक जो है आपका वो कंप्लीट है, आप उसमें चेंजेस ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। आप बैटिंग को लेके जाएं, अगर आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल लेट जाता है। हमने पिछले मैचेस में भी देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपके साथ क्या हुआ कि आप बिल्कुल लेट गए। अगर वो नसीम शाह छक्के नहीं मारता तो आप शायद आज फाइनल भी नहीं खेल रहे होते, क्योंकि आपने फाइनल जीता अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के मारकर, उसके बाद श्रीलंका वाला मैच आप हार गए। अगर आप वहाँ पर भी अफगानिस्तान से हार गए थे, श्रीलंका से हार जाते तो आप फाइनल भी नहीं खेलते। वो तो आप नसीम शाह के 2 छक्कों की वजह से आप फाइनल खेल रहे हो। आप अफगानिस्तान के खिलाफ बिल्कुल लेट गए थे और उसके पहले आप देख सकते हैं आपने जितने ही मैचेस खेले वो आप कोई टॉप ऑर्डर के ऊपर मोहम्मद रिजवान रन कर रहा था तो आप खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो आउट होता है तो आप बिल्कुल लेट जाते हैं। सो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा नई टीम सिलेक्शन के हवाले से। तारीफ करनी पड़ेगी श्रीलंकन की टीम की, जो कि एक यंग टीम है और अफगानिस्तान के बाद अपना पहला मैच हारने के बाद जब उन्होंने दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, वहाँ पर जो बांग्लादेशी कोच है उनकी कुछ अच्छा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको बेइज्जत करने की कोशिश की कि तुम कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो उसका जवाब श्रीलंकन टीम ने इनको प्रॉपर दे दिया। उन्होंने सबसे पहले वो बांग्लादेश को हराया, उसके बाद वो यहाँ पर आके एशिया कप के चैम्पियन बन के जा रहे हैं। एंड दैट्स हाउ यू ट्रीट। और तो आपको यहाँ पर इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की कि आपको सामने वाली टीम को आप बिल्कुल अंडररेटेड कर दें बांग्लादेश की वजह से, जो कि खुद जो है ग्रुप स्टेज पे आउट हो गई। और श्रीलंका जिसको आप इतना ज़्यादा डिग्रेड कर रहे थे, श्रीलंका ने आपको फाइनल जीत के दिखा दिया। जो भी हो एशिया कप के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और देखने को बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए। फाइनल के अलावा जितने भी मैचेस खेले गए वो बहुत ज़्यादा एंड तक मैचेस गए, इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो आने वाली क्रिकेट सीरीज़ है जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेली जानी है 20 सितंबर से कराची में, जिसका आगाज़ होने जा रहा है, पहला मैच जहाँ खेला जाएगा। देखना है इसकी टीम का अनाउंसमेंट क्या होती है और क्या टीम में कुछ चेंजेस की जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रिजवान को अब थोड़ा बिठा देना चाहिए, किसी दूसरे कीपर को चांस देना चाहिए ताकि ही कैन रेस्ट, क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, न्यूजीलैंड वाली ट्राई सीरीज़ भी आ रही है, तो उसको देखना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, उसका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद शाहीन भी इस सीरीज़ के बाद 7 मैचेस की सीरीज़ के बाद की न्यूजीलैंड के पास हम जब जाएंगे तो वहाँ वो भी अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका है कि हम 60 T20 इंटरनेशनल के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।